हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार विद अमरेंद्र। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा आपके लिए कोई ना कोई नया जॉब अपडेट लेके आता हूं। और हमारे चैनल पर जितने भी जॉब अपडेट दिए जाते हैं सब जेन्युइन होते हैं। तो एक बार फिर से एक बहुत ही अच्छी जॉब अपडेट के साथ मैं हाजिर हूं, जो कि HAL के तरफ से आ रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के तरफ से। जो कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंगेजमेंट ऑफ पर्सनल ऑन टेन्योर बेसिस नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन विल बी अवेलेबल फ्रॉम 30 मई 2024 से आपका जो इसका अप्लाई लिंक है उसको एक्टिव कर दिया जाएगा और ये 12 जून तक आपका चलेगा। बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए है डिप्लोमा टेक्नीशियन, जिसमें मैकेनिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 29 है। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें मांग दिया है। और जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 29 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग कैटेगरी में। जैसे कि जनरल के लिए यहाँ पर 14 है, OBC NCL के लिए 8, SC के लिए 4, ST के लिए 2 और EWS के लिए 1। तो ऐसे ही यहाँ पर डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 17 है। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में इसमें मांग दिया है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। यहाँ पर ये ITI वालों के लिए ऑपरेटर के लिए, जो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारे ITI के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फीटर के लिए है। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी फीटर की बात करें तो 105 यानी 105 है, जिसमें जनरल का 44, OBC का 27, SC का 16, ST का 7 और EWS का 11 है। जिसमें कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें आपको ITI मांग दिया है, जिसमें कि ITI आपका फीटर ट्रेड से होना चाहिए, NCVT से अप्रूव्ड होना चाहिए। वैसे ही बात कर लेते हैं ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन की। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 26 है। इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो कि जनरल में 10 है, फिर OBC में 6, SC में 5, ST में 3 और EWS में 2 है। वैसे ही यहाँ मैकेनिस्ट की बात कर ले तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 2 है। वेल्डर की बात कर ले तो 1 है। और यहाँ पर सीट मेटल वर्कर की बात कर लें तो यहाँ पर भी 2 है। कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात कर लें तो यहाँ पर 182 है। और यहाँ पर आपका जनरल के लिए 80 और OBC के लिए 47, SC के लिए 26, ST के लिए 12 और EWS के लिए 17। आगे देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर ये पोस्ट के हिसाब से स्केल दिया हुआ है। जैसे कि ये डिप्लोमा जो टेक्नीशियन है, इसका पे स्केल जो आपका रहेगा D6 का रहेगा। तो जितने भी यहाँ पर टेक्नीशियन के पोस्ट हैं उनका जो पे स्केल है वो D6 का रहेगा और ऑपरेटर का यहाँ पर C5 का रहेगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड। एक बार इसको अच्छे से हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द अबव मेंशन पोस्ट शुड पोसेस द क्वालिफिकेशन एज मेंशन अगेंस्ट ईच पोस्ट। तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका रिक्वायर्ड है। बाकी आप यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। जो यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट पोसेसिंग हायर क्वालिफिकेशन
देन द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपके पास डिप्लोमा की जगह बी बीटेक है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पर जो भी भाई लोग जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनका एग्रीगेट 60% और उससे अबव होना चाहिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले 50% और उससे अबव होना चाहिए। मिनिमम आपको 50% होना ही चाहिए। बाकी यहाँ पर एज लिमिट और रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर आपका 28 ईयर एज आपका होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एससी एसटी की बात कर लें तो जो लोग भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज एज पर गवर्नमेंट रूल आपका जो भी रिलैक्सेशन है वो मिल जाता है। जैसे कि एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको मिलता है। यहाँ पर ओबीसी एनसीएल की बात करें तो यहाँ पर 3 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो यहाँ पर 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। आगे हम देख लेते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर है काम की बात। तो ये सब आप खुद से रीड कर लीजिएगा, जो एक सर्विसमैन जो लोग भी हैं। यहाँ पर पोस्ट क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस की बात एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पर द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर कैंडिडेट्स विथ रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस टू ए मैक्सिमम एक्सटेंड ऑफ 7 ईयर रिलैक्सेशन इन एज of 1 year would be given for every completed year of relevant post qualification experience। ये जिनके पास भी एक्सपीरियंस है तो पर ईयर के हिसाब से ये आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर जो एक्सपीरियंस की बात कर ले तो ये मैंडेटरी नहीं है। बाकी यहाँ पर टेन्योर का बात कर लेते हैं कि ये कितने साल का आपका रहेगा टेन्योर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 4 ईयर का रहेगा, और यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि आप परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए फ्यूचर में आप इसमें क्लेम नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम देख लेते हैं ट्रेनिंग का क्या यहाँ पर ट्रेनिंग का प्रोसीजर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेलेक्टेड पर्सनल ऑन टेन्योर बेसिस विल बी अंडर गो इंडक्शन ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 8 वीक। आपका जो ट्रेनिंग का जो टाइम रहेगा वो 8 वीक का रहेगा। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको 8 सप्ताह का ट्रेनिंग दिया जाएगा। यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात कर लें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर selected candidate will be posted at HAL बेंगलोर बेस्ड डिवीज़न। आपका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा वो हाल बेंगलोर में आपको प्लेस किया जाएगा। यहाँ पर ऑपरेटर फीटर का जो यहाँ पर दिया हुआ है ये आपको गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर जो भी ऑपरेटर के पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनका गुजरात या राजस्थान में प्लेसमेंट मिल सकता है। बाकी यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का दे दिया गया है गुजरात में, राजस्थान में, ऐसे ही आप देख लीजिएगा। ज़्यादा ये सब चीज़ डिस्कस करूँगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आती है तो जितने भी बच्चे, जितने भी हमारे भाई लोग हैं, सबसे पहले ये सोचते हैं कि क्या इसका पे स्केल है, कितना हमें इन हैंड पेमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर पेमेंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो लोग भी डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेंगे जिनका कि पे स्केल रहेगा D6, इनका जो मिनिमम जो बेसिक पे रहेगा ये 23,000 रहेगा, और अदर बेनिफिट्स एंड अलाउंसेस अप्रॉक्स आपको 23,511 रुपया मिल जाएगा, जो कि टोटल इन हैंड अप्रॉक्स
46,511 रुपया होगा। ऑपरेटर की बात कर लें तो यहाँ पर C5 का इनका पे स्केल रहेगा, जो कि बेसिक पे 22,000 और जो अदर अलाउंसेस वगैरह है वो 22,554 रुपया मिलेगा, जो कि टोटल अप्रॉक्स आपका हो जाएगा 44,554 रुपया। बाकी यहाँ पर आगे देख लेते हैं ये सिलेक्शन प्रोसीजर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की हम बात कर ले तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि हाल BC will be based on their performance in a written test which will be conducted at Bangalore। जो इसका रिटन टेस्ट है ये बेंगलोर में कंडक्ट होगा। रिटन टेस्ट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, जिसके लिए आपको TA और DA पे नहीं किया जाएगा। बाकी यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर इफ़ द नंबर ऑफ कैंडिडेट विथ द प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स आर लार्ज इन नंबर, द कंपनी रिजर्व्ड द राइट टू डिसाइड द कट ऑफ परसेंटेज फॉर कॉलिंग द कैंडिडेट फॉर द रिटन टेस्ट। इसके लिए कोई भी फ़ी आपको चार्ज नहीं किया गया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी बच्चे इसको अप्लाई करेंगे उनका कॉल किया ही जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा संख्या में अगर बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं तो फिर जो भी उनके डिप्लोमा में जो मार्क्स रहेंगे उसके बेस पर उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और फिर उनको बुलाया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। यहाँ पर रिटन टेस्ट का बात कर लें तो यहाँ पर ये 2.5 घंटे का होगा, जिसमें 3 पार्ट्स में इनका जो रिटन टेस्ट होगा, और ये फुल्ली MCQ बेस्ड रिटन टेस्ट होगा। पार्ट 1 की बात कर लें तो इसमें 20 क्वेश्चन होगा, जो कि जनरल अवेयरनेस से आएगा। और पार्ट 2 की बात कर लें तो इसमें 40 क्वेश्चन होगा, जो कि इंग्लिश और रीजनिंग। और पार्ट 3 की बात कर लें तो इसमें 100 क्वेश्चन होगा, जो कि आपके डिसिप्लिन और ट्रेड से पूछा जाएगा। और पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें आपको कोई फ़ी भी नहीं लग रहा है फॉर्म फिल करने के लिए, और फिर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो आगे देख लेते हैं हम कि रिटन टेस्ट के बाद आपका ये मेडिकल हो जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि हाल के हॉस्पिटल में होगा। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई प्रोसेस के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड ओनली द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ सबमिशन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर जो आपका पासपोर्ट साइज, कलर पासपोर्ट साइज जो फ़ोटोग्राफ होगा वो JPG फॉर्मेट में होगा, जो कि 100 KB से ज़्यादा का नहीं होगा। और ये रिसेंट आपका कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। और यहाँ पर सिग्नेचर की बात कर लें तो ये भी JPG फॉर्मेट में होगा, जो कि 50 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पर मैंने पहले ही ऊपर में ही डिस्कस कर दिया था कि जो इसका अप्लाई लिंक होगा वो 30 तारीख को एक्टिव हो जाएगा, और इसका जो लास्ट डेट है ये 12 जून को है। तो 12 से पहले आप इसको अप्लाई कर लें, अदरवाइज साइट भी कभी स्लो हो जाता है। बाकी ये जो हाल का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाके इसका इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 जून 2024 यहाँ पर है। यहाँ पर ये सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई हो सकता है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कोई भी बच्चा इसको ऑफलाइन पोस्ट करता है तो। बाकी यहाँ पर जनरल कंडीशन की बात करें तो जो लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो मैंडेटरी है कि आपको इंडियन होना चाहिए। अदरवाइज जैसे कि किसी किसी वैकेंसी में नेपाल वालों को भी अप्लाई करने दिया जाता है, बट यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। आगे हम देख लेते हैं कि और क्या है।
बाकी तो कुछ खास नहीं है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने सब कवर कर दिया है। बाकी अगर कोई भी क्वेरी होता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज इस मेल आईडी पर मेल भी करके आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये अपडेट आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।